इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत कीर्तिवर्धन आझाद, गोवा तृणमूल काँग्रेसचे प्रभारी, आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर। सर, आपने अभी देश का जो माहौल है उसके बारे में कहा। देश में सबसे बड़ी एक अलायंस बनने जा रही थी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन सारे उसमें इकट्ठा हुए थे इंडिया नाम से, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस धीरे धीरे बिखरते जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इंडिया अलायंस साथ में रहेगा? जून में ही बात शुरू हुई थी और कांग्रेस को सबसे बड़ा हमने माना था इंडिया अलायंस का, और तब से ही बात हो रही थी कि जल्दी से जल्दी सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, क्योंकि जब आप पूरे देश की बात करते हैं, 26 लोग इस इंडिया अलायंस के अंदर हैं, ऐसी परिस्थिति में सबसे आप बात करें 2, 4, 5, 10 दिन भी करेंगे तो 2-3 महीने लगेंगे, जिससे हमको पता लग जाए कि कौन किस सीट पर लड़ रहा है। तो कांग्रेस ने उसको रोक दिया ये कहते हुए कि हम विधानसभा के चुनाव की बात करेंगे, जो ये विधानसभा के सभी चुनाव हार गए, केवल तेलंगाना में जीते। उसके बाद भी इन लोगों ने मीटिंग नहीं रखी, तो स्वाभाविक है कि इंतजार करते रहे। दीदी ने तो कहा था कि 209 सीट पर आप फर्स्ट और सेकंड आए हैं। ममता दीदी हमारे, उन्होंने कहा था कि आप 209 सीट पे फर्स्ट और सेकंड आए हैं, 54 सीट आप जीते हैं, 155 पे सेकंड रहे हैं। बीजेपी का सिर्फ 37% वोट है, 63% दूसरों का है। अगर वो 63% एक साथ हो जाता है तो फिर यह भारतीय जनता पार्टी जो तानाशाही कर रही है, जो माओवादी विचारधारा को लाना चाह रही है, जिस प्रकार से वह इसको अंदर आना चाह रही है, अपने आप को सब कुछ बनाना चाह रही है, ऐसी परिस्थिति में बढ़िया रहेगा कि पहले कर ले। किसी ने कोई सीट पर गठबंधन किया ही नहीं, तो जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में ताकतवर थे वो धीरे धीरे करके आप अलग होते चले गए। लेकिन अभी भी चुनाव जो गोवा में होंगे उसमें हम इंडिया अलायंस का समर्थन पूरी तरीके से करेंगे। तो जो विलंब हुआ और जो लोग हटे हैं, उसके लिए अगर कोई एक कारण है तो वो कांग्रेस अपने आप है, जिसके कारण से इंडिया अलायंस में कुछ पार्टनर निकले हैं। जैसे कि आप कांग्रेस को दोषी ठहरा रहे, उसके साथ साथ नीतीश कुमार जैसे नेता है जो कि संभाव्य पीएम पद के उम्मीदवार भी थे। महाराष्ट्र में एक्स सीएम अशोक चौहान गए, और अभी नाम आ रहा है कि मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी भी उसी रास्ते पे है। आपको क्या लगता है कि चुनाव आने तक ये बड़े बड़े नेता रहेंगे अलायंस में? देखिए, नीतीश कुमार तो गए क्योंकि उनके ऊपर सीबीआई का एक इंक्वायरी थी। आपको मालूम है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, जहां से बहुत लड़कियों के साथ शारीरिक रूप से प्रताड़ना हुई थी, टोटल केस था, और उसके जो क्या कहें कनेक्शन थे वो मुख्यमंत्री के आवाज से भी जुड़ रहे थे, बहुत लोगों से जुड़ रहे थे। इसको देखते हुए वो सीबीआई की थी, और सीबीआई का खेल इन्होंने फिर खेला। उस समय सीबीआई लगी थी, आजकल तो ईडी चल रही है उसका। यही लोग आजकल काम इनकम टैक्स वाले करने में लगे हुए हैं। अशोक चौहान जिसको कहते थे कि इन्होंने विधवाओं के फ्लैट ले ली, सैनिकों के साथ के विधवाओं के साथ अत्याचार किया, उनको लेकर के बहन को दे दिया, माँ को दे दिया, भाई को दे दिया। आज वही इनके यहाँ वॉशिंग मशीन में साफ होकर के अशोक चौहान आ गए। वही कमलनाथ जिसके ऊपर ये लोग सुबह से शाम ये कहते थे कि सिख दंगों में इनका हाथ है, उसको लेने के चक्कर में है। उसके पहले अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ का घोटाला बताया, और 3 दिन के बाद उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा आपके सामने है, नारायण राणे आपके सामने है, मैं आपको कितने गिनाऊं। तो सबसे बड़ी चोर पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कहती थी कांग्रेस मुक्त भारत, और वो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं रह गया, अब ये तो भाजपा मुक्त भारत हो गया। तो 2024 में मोदी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। अच्छा। हाँ, क्योंकि भाजपा में तो बची ही नहीं, जितने हैं वो सारे तो कांग्रेस से इसमें आए हुए हैं। तो आप उससे क्या प्रश्न पूछते हैं? जितेंद्र प्रसाद उसमें है, आरपी सिंह दे दिए हैं, अभी 4 जो इन्होंने राज्यसभा के लिए नामित किए हैं महाराष्ट्र से, उसमें से 3 कांग्रेस के, 1 एनसीपी का, बीजेपी का तो कोई है ही नहीं। तो इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, ये दूसरी जगह से ले रहे हैं। इन्होंने जिसके साथ ये गए उसी के पीठ में छुरा होगा, चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे वो अकाली दल रही हो, चाहे वो जदयू रहा हो, चाहे वह बीजेडी रहा हो।
आपके उड़ीसा का चंद्रबाबू नायडू फिर दोबारा आ रहे हैं पीठ में छुरा खाने के लिए, जो सुनने के लिए आया है। तो इन सबों के साथ रहे, इनसे इन्होंने इनके कंधे पे चढ़ करके बंदूक चलाते रहे और धीरे धीरे इनके पीठ में छुरा भोग के अलग कर दिया। इन पर कौन विश्वास करेगा? ये लोग तो वो गद्दार लोग हैं जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ मुखबरी करते थे अंग्रेजों के पास। तो गद्दारी तो इनके खून में है। ये केवल धर्म की अफीम चढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। इनको कुछ दिखाने के लिए नहीं, कुछ कहने के लिए नहीं। नेहरू जी का नाम नीचे क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास इतना बड़ा, इनके पास कोई नेता है ही नहीं जो स्वतंत्रता सेना के बारे में बात कर सके। कोई नहीं इनके पास स्वतंत्रता सेना, एक का नाम गिना देना, कोई नहीं। ये तो चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजों को कि आजाद हिंद फौज को बंद करो, सुभाष चंद्र बोस जैसे आ रहा है। इनका श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिखता था। मुखबरी करने के तो सबसे बड़े थे, और मुखबरी के अलावा इन्होंने क्या किया है? ऐसे क्रूशियल समय में तृणमूल कांग्रेस का क्या रोल होगा आने वाले 2024 के चुनाव में? एक भी सीट नहीं लेने देंगे हम भारतीय जनता पार्टी को बंगाल के अंदर। एक सीट नहीं लेने देंगे, और जहां जहां हमारी पकड़ है वहां हम समर्थन करेंगे। हमारे जहां पर अच्छे बंगाल के लोगों का प्रेजेंस है बहुत ज्यादा, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है, आसाम में तो है ही है, वहाँ तो लोग बोलते ही बंगाल है। हमारे बिहार में है। अगर आप कोसी का क्षेत्र देख लें तो वहाँ पर जो बंगाल से लगता हुआ वो क्षेत्र है। तो ऐसी जगहों पे लगभग 80 से 90 सीटों में हम प्रभाव करेंगे, और जो भी इंडिया अलायंस के लोग होंगे उनका समर्थन करेंगे। गोवा जैसे स्टेट में लोकसभा में आपका क्या रोल रहेगा? हमारा हम समर्थन करेंगे जो इंडिया अलायंस के रहेंगे कैंडिडेट। हमारा 8.9% वोट रहा है, हम चौथे स्थान पर थे, और हम अपनी ओर से इंडिया अलायंस का समर्थन करेंगे। आपको लगता है कि ये जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये जो शस्त्र अपनाए जा रहे हैं, इसके सामने ये अलायंस टिक पाएगा? क्यों नहीं टिक पाएगा? बड़े बड़े हुए लोग ऐसे, तानाशाह, हिटलर भी हुआ, मुसोलिनी भी था, उनके सामने तो पता लगा ही ना। हिटलर को तो आत्महत्या करनी पड़ी अपने बैरक में नीचे जाकर, बेसमेंट में। बरगलाते रहो, बोलते रहो, ऐसे बोलता था, ये लोग पागल हो जाते थे। कहता था मुझसे नफरत करो लेकिन राष्ट्र से मत करो। देश नहीं बोलता था, राष्ट्र बोलता था। जब ये कहते हैं राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्रवाद और अखंड भारत की बात करते हैं, आप मुझे बताइए कैसे हो सकता है आज के समय में? बरगलाना होगा ना। राष्ट्र की बात करते हैं, नेशन की बात आप करते हैं, तो एक पहनावा, एक बोली, एक चाल चलन, एक तीज त्योहार क्या अपने देश में हो सकता है? हम जो सनातन धर्म वाले, जो गोवा में लोग मनाते हैं, वही हम भी मनाते हैं। नाम अलग हैं, परंपराएं अलग हैं। एक तो होती है वैष्णव और एक होती है शिव, शक्ति। तो हम लोग शक्ति की पूजा करते हैं। जो वैष्णव होते हैं वो वैष्णव होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। हम लोग जो है वो मांसाहारी होते हैं, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन बलि चढ़ती है, देवी की पूजा करते हैं। देवी का रंग लाल है, भगवा नहीं। शिव शक्ति बात करते हैं तो शिव का रंग सफेद है। या फिर स्मशान में रहते हैं, राख लगाते हैं तो सलेटी रंग के हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो सोमवार का रंग सफेद हुआ महादेव का, मंगल हनुमान जी हैं तो लाल हुआ, बुध हरा हुआ, बृहस्पति गुरु माना जाता है तो वो पीला है, शुक्राचार्य हैं शुक्र तो वो ऑफ वाइट है, और शनिवार को हम नीला या काला। ठीक है, तो हम जो पूजा करते हैं उस तरफ शक्ति की पूजा होती है। तो वही पूजा जो मान लीजिए गोवा में वैष्णव लोग हैं वो बिना बलि के करेंगे। जो शिव शक्ति को मानने, प्रकृति को मानने वाले हैं बलि चढ़ाएंगे, जैसे हमारे उधर मिथिला में चढ़ाएंगे। तो यह सब परंपराएं हैं, अलग अलग जगह की, अलग अलग स्थान की अपनी परंपराएं हैं। तो राष्ट्र, जब आप बात करते हैं राष्ट्र की, तो उसमें तो फिर ये रह नहीं सकेगा, सबको एक जैसा करना पड़ेगा। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। आप भी हिंदू, मैं भी हिंदू, आप भी सनातन, मैं भी सनातन, आप भी उसी को मनाते हैं, मैं भी उसी को मनाता हूं। लेकिन आप अगर वैष्णव हैं तो आप बलि प्रदान नहीं करेंगे,
मैं शक्ति की पूजा करता हूं, श्यामा तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, इनके सामने बलि चढ़ती है। तो क्या राष्ट्र बन सकता है? नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, हम एक अच्छे देश बन सकते हैं। उन स्वतंत्रता सेनानियों से जिनमें कि भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं था स्वतंत्रता संग्राम में, उन स्वतंत्रता सेनानियों के हम लोग पुत्र हैं, उनके पोते हैं, उनके वंशज हैं, और देश को ऐसे देशद्रोहियों से बचाना हमारा कर्तव्य है। एकूणच देशातलं आजचं वातावरण काय आहे, राजकारणी कुठल्या दिशेने जात आहेत आणि या सगळ्या परिस्थितीमध्ये या देशाला नेमक्या कशा प्रकारच्या नेतृत्वाची, कशा प्रकारच्या राजकारणाची गरज आहे याविषयीची सविस्तर चर्चा कीर्तिवर्धन आझाद यांनी इथे केलेली आहे। एकूणच येणाऱ्या 2024च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर देशातलं वातावरण ढवळून जात असताना आज नेमकी काय भूमिका घ्यायला हवी, विरोधकांनी कुठल्या भूमिकेत असायला हवं याविषयीचं त्यांचं चिंतन इथं त्यांनी मांडलेलं आहे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद। इसके लिए आपका धन्यवाद।